राजा सगर ने एक बार धरती पर अपना आधिपत्य जताने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवराज इंद्र सगर की बढ़ती शक्ति से असहज हो गए। उन्होंने अश्वमेध का अश्व चुरा लिया और उसे पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। खोए हुए घोड़े को ढूंढते हुए सगर के 60,001 पुत्र जब आश्रम पहुंचे तो बड़ा शोरगुल हुआ। कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने जब गुस्से में अपनी आंखें खोली तो सभी सगर पुत्र जलकर राख हो गए। इन सभी की आत्मा को शांति देने के लिए सगर के एक वंशज भगीरथ ने देवी गंगा की कठोर तपस्या की। गंगा प्रसन्न हुई और स्वर्ग से धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, परंतु उसका वेग संभालना धरती के बस की बात नहीं थी। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की और उन्होंने गंगा के प्रवाह को अपनी जटाओं में ले लिया और एक बूंद धरती पर गिरने दी। गंगा फिर पाताल की ओर बहती चली गई और अंततः भगीरथ की इच्छा पूरी हुई। भगीरथ की स्मृति में गंगा की 2 सबसे बड़ी हिमालयी जलधाराओं में से एक भागीरथी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई और आज के वीडियो का विषय यही नदी है। भागीरथी की यात्रा में आपका स्वागत है। पुराणों की कथाओं को एक किनारे रख हम धरती के वास्तविक भूगोल और इतिहास की तरफ लौटते हैं। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अलकनंदा और भागीरथी आगे भले ही बहुत अलग अलग रास्ते से बहें, परंतु दोनों के ग्लेशियर्स एक दूसरे से लगे हुए हैं। पर्वतों की एक बारीक सी श्रृंखला ही इन ग्लेशियर्स को अलग करती है। भागीरथी का मुख्य ग्लेशियर है गंगोत्री, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। चौखंबा के तल से लेकर गोमुख पर टर्मिनल तक गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा है, जो इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर बनाता है। ग्लेशियर के दोनों तरफ भागीरथी ग्रुप, केदारनाथ और शिवलिंग जैसे विशाल पर्वत हैं, जिनके ग्लेशियर्स भी गंगोत्री में ही मिल जाते हैं। शिवलिंग पर्वत के तल से, जिसे तपोवन कहते हैं, कुछ ही दूर है गोमुख, जो गंगा या भागीरथी का पारंपरिक उद्गम केंद्र है। गोमुख, जो गाय के मुख की आकृति की एक गुफा है, वर्तमान में सागर तल से 4030 मीटर की ऊंचाई पर है। वर्तमान इसीलिए क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। केवल पिछले 20 सालों में गोमुख आधा किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। जो गोमुख 20वीं सदी की शुरुआत में तीर्थयात्री देखा करते होंगे, वो तो 2 किलोमीटर दूर रह चुका है। खैर, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को दोष देकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इसमें इंसानों की गलती बिल्कुल नहीं मानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि भागीरथी पर इंसानों के प्रभाव का विस्तार तो अभी देखना बाकी है। गोमुख की वर्तमान स्थिति से भागीरथी नदी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, भोजबासा और चीड़बासा की ओर, जहां भोज और चीड़ के पेड़ काफी होते हैं। भोज वृक्षों की संख्या अब काफी गिर चुकी है। कुछ ही आगे है गंगोत्री। 3100 मीटर ऊंचे इस नगर में केदार गंगा भागीरथी से मिलती है। गंगोत्री में देवी गंगा का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो छोटा 4 धाम में से एक है। गंगोत्री का पुराना मंदिर गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने बनवाया था, ठीक उसी जगह पर जहां भगीरथ ने महादेव की तपस्या की थी। आज के मंदिर को 20वीं सदी की शुरुआत में जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने बनवाया। इसी वजह से इसकी वास्तुकला गढ़वाल के बाकी मंदिरों से थोड़ी अलग है। सदियों से गंगोत्री आस्था का प्रतीक रहा है। लाखों श्रद्धालु हर साल तीर्थ यात्रा पर यहाँ आते रहे हैं। गंगोत्री से आगे भागीरथी की घाटी तंग होती जाती है और भैरव घाटी में तो नदी सीधी खड़ी चट्टानों के तल पर एक गॉर्ज में बहती है। यहाँ पर भागीरथी में जाड़ गंगा या जानवी नदी मिलती है। भैरव घाटी में जाड़ गंगा भी भागीरथी की तरह ही गहरी खाइयों में बहती है और भागीरथी से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। कभी यहाँ पर भागीरथी के ऊपर लकड़ी और रस्सी का एक पुल था। इस पुल को फिर जाड़ गंगा पर अंग्रेजों के बनाए एक सस्पेंशन ब्रिज ने रिप्लेस किया, जिसकी जगह आज का लंका ब्रिज है। जाड़ गंगा को भारत चीन सीमा से निकलने वाली बहुत सारी नदियां जन्म देती हैं। आगे चलकर नदी के किनारे आता है नेलंग, जो नीति और माणा की तरह ही तिब्बत या हुण देश के साथ व्यापार की एक चौकी और गांव था। नेलंग से लगभग 5 किलोमीटर आगे तक जाड़ गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी और हिमाचल के किन्नौर जिले को भी अलग करती है। थोड़ा ही आगे गरतांग गली भी है, जो अब एक अच्छा खासा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कभी ट्रेड रूट हुआ करता था। भैरव घाटी की विशाल भयंकर खाइयों के बाद भागीरथी की घाटियां खुलने लगती हैं। आगे आती है हरसिल घाटी, जो पर्यटन और सेब की खेती के लिए मशहूर है। हरसिल घाटी में ही है मुखबा गांव, जो गंगोत्री में स्थापित देवी और गंगोत्री के पुजारियों का शीतकालीन निवास है। मुखबा का मंदिर अब गंगोत्री जैसा ही बनाया गया है।
पर कभी ये एक लकड़ी के बने हुए टावर की वास्तुकला का था, जो जौनसार और हिमाचल के कुछ इलाकों में ज्यादा प्रसिद्ध है। हर्सिल के आसपास के इलाकों में देवदार के पेड़ भी काफी हैं और अंग्रेजों के समय उन्हें रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए इतना काटा गया कि लगभग पूरी घाटी खाली हो चुकी थी। कठोर नियमों और संरक्षण के चलते आज स्थिति काफी संभल चुकी है। हर्सिल के बाद भागीरथी दक्षिण का रुख करती है। घाटियां फिर तंग होने लगती हैं, पर भैरव घाटी जितनी नहीं। बहुत सी छोटी छोटी हिमालयी धाराएं भागीरथी में मिलती रहती हैं। छोटे छोटे गांव नदी के दोनों तरफ बसे हुए हैं। नदी धीरे धीरे फिर पश्चिम की ओर मुड़ने लगती है। आगे आता है मनेरी गांव, जहां है भागीरथी पर बना हुआ पहला बांध। 90 मेगावाट की कुल कैपेसिटी का ये डैम भागीरथी के पानी को एक सुरंग में डाइवर्ट करता है, जिसके बारे में आप आगे देखेंगे। आगे गंगोरी में भागीरथी से असी गंगा आ मिलती है। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे आता है उत्तरकाशी नगर। एज यू कैन गेस, पूरे उत्तरकाशी जिले का प्रशासनिक केंद्र यही नगर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई केवल 1158 मीटर है। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट था। उत्तरकाशी कहलाने के कई सारे कारण हैं, जैसे नगर केंद्र में विश्वनाथ का मंदिर, नगर का गंगा के किनारे होना और वरुणा और असी नदी का भागीरथी या गंगा में संगम। अगर आप नहीं जानते तो ये सभी काशी या वाराणसी की विशेषताएं हैं। मनेरी डैम याद है? 90 मेगावाट की कुल कैपेसिटी का ये डैम भागीरथी के पानी को एक सुरंग में डाइवर्ट करता है। तो वो सुरंग 8.6 किलोमीटर्स लंबी है और उत्तरकाशी में तिलोथ पावर स्टेशन में आकर खुलती है, जहां पर टरबाइन्स हैं। ये मनेरी भाली स्टेज 1 था और इसके खत्म होते ही लगभग तुरंत स्टेज 2 की शुरुआत हो जाती है। उत्तरकाशी में ही जोशियाड़ा बैराज पानी को फिर से एक टनल में डाइवर्ट करता है, जिसके बारे में आप आगे देखेंगे। भागीरथी का बचा खुचा पानी उत्तरकाशी से आगे बढ़ता है, फिर दिशा बदलते हुए फिर दक्षिण की ओर। फिर आता है धरासू। उत्तरकाशी में भागीरथी का जो पानी जोशियाड़ा बैराज ने डाइवर्ट किया था, वो 16 किलोमीटर लंबी सुरंग से धरासू पावर स्टेशन में पहुंचता है और 304 मेगावाट की कुल क्षमता के टरबाइन सिस्टम को घुमाते हुए वापस नदी में मिल जाता है। मनेरी भाली स्टेज 2 की समाप्ति यहीं पर होती है और आगे है चिन्यालीसौड़, जहां कुछ समतल भूमि पर एक हवाई पट्टी है। चिन्यालीसौड़ से आगे भागीरथी नदी में जलकुर नदी आकर मिलती है और भागीरथी अंततः उत्तरकाशी जिले को पीछे छोड़ पूरी तरह टिहरी जिले में बहने लगती है। थोड़ा आगे भागीरथी के ऊपर है डोबरा चांठी पुल, जिसकी 440 मीटर लंबी मेन सस्पेंशन लेंथ भारत के किसी भी मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिजेस में सबसे लंबी है। ये पुल इतना लंबा इसीलिए है क्योंकि इसके नीचे भागीरथी नदी एक विशाल रिजर्वायर का हिस्सा है, जो खुद भारत के सबसे ऊंचे बांध का अंग है। स्वागत है आपका टिहरी डैम में। 2006 से पहले जब यहाँ पर डैम नहीं था, तो यहाँ पर भागीरथी और भीलंगना नदी का संगम होता था। भीलंगना या भीलंग जावली पर्वत के पास के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। आगे घनसाली के पास इसमें बालगंगा आ मिलती है। भीलंग और भागीरथी के संगम के बिल्कुल पास कभी टिहरी शहर हुआ करता था। 1815 में श्रीनगर अंग्रेजों के हाथ चले जाने की वजह से गढ़वाल राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी नगर और उसमें गढ़वाल की राजधानी बसाई। टिहरी के बिल्कुल पास भागीरथी की घाटियां बहुत तंग थी, तो इसी जगह बांध बनाना तय हुआ। दशकों की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के बाद 2006 में बांध बनकर तैयार हुआ। इस बीच इसका जबरदस्त विरोध भी हुआ। 260.5 मीटर ऊंचे इस डैम के 52 स्क्वायर किलोमीटर में फैले रिजर्वायर ने पूरा टिहरी शहर और आसपास के इलाके को डुबा दिया। यहाँ रहने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों को इधर उधर विस्थापित किया गया, जिनमें काफी लोगों को डैम से थोड़ा ऊपर 1750 मीटर के एवरेज एल्टीट्यूड पर नई टिहरी में बसाया गया, जो अब जिला मुख्यालय भी है। टिहरी डैम की कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। इसके अलावा 1000 मेगावाट की पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज स्कीम अभी निर्माणाधीन है। यहाँ से आगे टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दूसरा स्टेज है, जिसे कोटेश्वर डैम के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल क्षमता 400 मेगावाट की है और इस तरीके से टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कुल प्लांट कैपेसिटी 2400 मेगावाट हो जाती है। कोटेश्वर से आगे भागीरथी दिशा को थोड़ा सा बदलते हुए दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है। घने जंगलों से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के तल से बहते हुए भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से आ मिलती है, केवल 450 मीटर के एल्टीट्यूड पर। और यहाँ समाप्त होती है भागीरथी की 205 किलोमीटर लंबी यात्रा।
यहाँ से आगे गंगा की यात्रा के बारे में भविष्य में कोई वीडियो आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेगी, पर ओरिजिन्स ऑफ गंगा सीरीज इन 2 वीडियोस के साथ यहीं पर समाप्त होती है। आपसे मिलूंगा अगली बार। धन्यवाद।